हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट अर्थात ईआईएम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट परावैद्युत सामर्थ्य परीक्षण। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका विद्युत रोधी तेल इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका कैसे आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको हमने टाइप बताया था क्या क्या आप टेस्ट करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसके आधार पर या कैसे आप उसका प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, इस परीक्षण में होता क्या है, आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ईआईएम के सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने प्लेलिस्ट दिया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया है, मैथमेटिक्स 3 का दिया, उन सभी का वीडियो दिया गया है। आप उन वीडियो को देखिए। देखो दोस्तों, आप सभी के मशीन को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, आपका ईआईएम चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। ये थोड़ा सा और भी कंप्लीट करता हूं, कुछ आपके 1-2 चैप्टर आपके जैसे ही बचते हैं उसके बाद मशीन के आपके तुरंत वीडियो लगातार लाए जाएंगे, जिससे आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। घबराइए नहीं, जितना टाइम रहेगा मैं आपको सिलेबस के हिसाब से आपके सभी कंप्लीट करा दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आज बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है कि इस परीक्षण में, इस आपके टेस्टिंग में, इस परीक्षण से विद्युत रोधी तेल परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। अर्थात किसी भी इंसुलेटिंग ऑयल की जो आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसे ज्ञात करी जाएगी, उसका आज परीक्षण हम करेंगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इस परीक्षण सेट में आपको क्या मिलता है, इस सेट में आपको परिवर्ती ऑटो ट्रांसफार्मर आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए कौन सा इसमें ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें यूज करेंगे, तथा एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यहां पर 2 ट्रांसफार्मर का यूज यहां पर किया जा रहा है। एक आपका परिवर्ती ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, दूसरा आपका हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होगा। ओके, और इसमें साथ में क्या क्या चीजें लगेंगी, देखिए ये सारे सर्किट जो आपको यहाँ पर सर्किट नहीं, आपको ये जो दिखाया जा रहा है पूरा सिस्टम, आपको अरेंजमेंट सेट दिखाया जा रहा है, ये वही चीज आपको यहाँ पर मेंशन है। मैं चीजों को धीरे धीरे आपको बताता हूं दोस्त, आप आसानी से चीजों को समझते चलिए। साथ में इसमें आपको ट्रिपिंग सर्किट व्यवस्था दिखेगी। ओके, मापन वोल्ट मीटर देखने को मिलेगा, सूचक बल्ब अर्थात इंडिकेटिंग बल्ब भी आपको देखने को मिलेगा, परीक्षण सेल टेस्टिंग सेल भी आपको इसमें मिलेगा। तो क्या होगा दोस्त कि इस जो पूरी आपको ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, यहां पर ये पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो आपके इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो यूज किया गया है, इसमें आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए एक आपको रेगुलेटर यूज किया गया है जिससे वोल्टेज कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। ओके, साथ में इसमें संकेतक बल्ब लगा हुआ है जो कि आपको इंडिकेट करेगा बल्ब ऑन ऑफ की कंडीशन को। ओके, इसमें एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ है दोस्त, ये क्या है, वोल्ट मीटर। ये केवी में आपका वोल्ट मीटर है, किलो वोल्ट मीटर आपको दिखाएगा कि कितने वोल्टेज है, यहां से आप देख पाएंगे। ये आपका क्या है, एनालॉग वोल्ट मीटर है। ठीक है, एनालॉग का मतलब इसमें क्या है, ये इस प्रकार से है। इंडिकेटिंग जब आपका होता है, इंडिकेटर होता तो एनालॉग होता है, डिजिटल में आपके नंबर होते हैं, वहां पर एनालॉग अर्थात जो पॉइंटर है, संकेतक है, वो चीज नहीं होता। पिछले वीडियो में सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। मतलब हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूं, कुछ अलग, जिससे चीजें आपको यहां पर मिलती रहे सीखने को। ओके, साथ में ये चीज आप जो ऊपर आप देख रहे हैं दोस्त, ये चीज आपको ये जो मेंशन किया गया है, इसमें क्या है, इसी बॉक्स, ये जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं टैंक है या पात्र है, इसी में ऑयल को, इंसुलेटिंग ऑयल को इसी में पूरा फिलअप किया गया है। ओके, ये तो आपके सपोर्ट के लिए 2 को लगा दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका पूरा इंसुलेटिंग ऑयल फिल है। ठीक है, और इसमें इंसुलेटिंग ऑयल के साथ क्या क्या चीजें हैं वो आपको थोड़ा मैं थ्योरी की तरफ ले चलता हूं, उसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, इतना आप समझिए। और यहां पर आपका प्रदाय संबंधक बिंदु अर्थात यहां से सप्लाई आप देंगे, यहां पर आप सप्लाई यहां से इस ट्रांसफार्मर और हाई फ्रीक्वेंसी ऑटो ट्रांसफार्मर और हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे। तो इसमें ये सारी चीजें इसमें निर्मित है। अब देखिए परीक्षण के लिए क्या क्या होगा, सप्लाई जब आप देंगे तो क्या होगा, सुनिए। जब इस परीक्षण के लिए सेट को जब एसी सप्लाई दी जाती है, तो भाई सप्लाई तो आप एसी देंगे, डीसी तो देंगे नहीं। ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है किस पर काम करता है, ट्रांसफार्मर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर या सिंपल कोई ट्रांसफार्मर हो, वो आपका एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। एसी पर क्यों कार्य करता है, क्योंकि एसी में आपका साइन वेव होता है। ठीक है, जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है, लेकिन आपकी जो डीसी होती है वो आपका एक कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, स्टेट होता है। ठीक है, तो इसलिए डीसी का वहां पर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपके फ्लक्स होना चाहिए, और फ्लक्स तभी होगा जब आपके साइन वेव होगा, और वो होता है एसी में। ठीक है, वो क्या होता है, एसी में होता है। तो इस कंडीशन में आपके ट्रांसफार्मर में साइन वेव बनेगा, साइन वेव का मतलब फ्लक्स बनेगा,
और जब आपके फ्लक्स बनेगा तो फ्लक्स के कारण क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर आपका होता है दोस्त, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें ये आपका प्राइमरी है, ये आपका क्या है, ये सेकेंडरी है, ये आपका क्या है, ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ से जैसे आप सप्लाई इस साइड से देते हैं तो सप्लाई में जैसे ही करंट आपकी जाती है, वोल्टेज अप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फ्लक्स जनरेट होता है। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन का कारण होता है, अर्थात यहाँ पर फ्लक्स के कारण इसमें आपका फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो म्यूचुअल के कारण इस सेकेंडरी में आ जाता है, जिससे आपको आउटपुट सप्लाई मिलने लगती है, आउटपुट आपको इससे मिलने लगता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो आपका कुल मिला के ट्रांसफार्मर आपका डीसी पर कार्य नहीं करता। अगर डीसी पर आप प्राइमरी में सप्लाई दे देंगे, सिस्टम समझिए, अगर आप सप्लाई अगर खुदा खास्ता आप देते हैं तो अगर सप्लाई आप प्राइमरी पर देंगे तो प्राइमरी आपकी थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने पर आपकी प्राइमरी की जो कॉइल है वो जल जाएगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो एक समय के बाद प्राइमरी आपकी कॉइल पूर्ण रूप से जल जाएगी। तो यहाँ पर जो आप दे रहे हैं ट्रांसफार्मर में AC सप्लाई दे रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको इस क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो आपको हमने बताया वो आपको इसलिए किया। ठीक है, अब देखिए, जब आप AC सप्लाई आप देंगे, इस सिस्टम को AC सप्लाई देंगे, तो जो आपका साइन वेव होगा, ये क्लियर हुआ, इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, वो 25 से 10 25 से 10 हर्ट्ज के बीच आपकी होगी। कितनी? 25 से 10 हर्ट्ज के बीच आपकी होनी चाहिए। जो आप देंगे, वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो वो 25 से 10 के मिडिल में होनी चाहिए, इससे आपकी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25 से 10। ओके, अब यहां पर आपको निम्न यहां पर यह पॉइंट बताया गया, जो आपका पोर्सिलीन कप है जिसमें आपने तेल को फिलअप किया, कौन सा तेल? इंसुलेटिंग ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल, परड़ा मित्र तेल जिसे कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर में फिलअप करते हैं उसे परड़ा मित्र तेल या विद्युत रोधन तेल या इंसुलेटिंग ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल उसी को कहते हैं। तो वो जो उसी के हमको यहां पर पराविद्युत सामर्थ्य ज्ञात करना है, उसी को तो आपको ज्ञात करना है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, उसी तेल को हमने पोर्सिलीन कप में भर दिया। यहां पर हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसी में हमने फिलअप कर दिया। अब इसमें फिलअप तो कर दिया है, इसमें क्या है कि इसमें इसकी माप जो रखी गई है वो आपको 55 इंटू 99 टू 100। इसका मतलब दोस्त यहां पर ये हुआ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आप ऐसे समझिए भाई, कोई आपका ये कंटेनर आपको दे दिया गया बर्तन, तो इसका वॉल्यूम होगा ना भाई, इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ उसकी चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी। तो वही चीज लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात टोटल इसका वॉल्यूम दिया गया। तो तेल से भरे पात्र है उसका इतनी आपका क्या है, ये आपको दिया गया है कि इतने यहां पर उसका मतलब नंबर दिया गया है कि 55 इंटू 99 टू 100 का इतने वॉल्यूम का आपका होना चाहिए जो कंटेनर है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने तेल को भर दिया है, इसमें तेल को क्या कर दिया, आपने फिल कर दिया। इसके बाद क्या होगा इसको समझिए, ये आपको जो कंटेनर यहां दिखाया जा रहा है वही चीज यहां पर है, उसको बड़े में ये चीज दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हम बात कर रहे हैं ये 55 और 99 और 100 की, तो आप जब ये टॉप व्यू का मतलब ऊपर से, ये ईडी में आप पढ़े होंगे, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से, और यहां पर एलिवेशन फ्रंट से आप देख रहे हैं। तो जब आप सामने से यहां पर ऊपर से जब आप देखते हैं, पहले आप फ्रंट से देखिए, जब आप सामने से यहां पर देखेंगे, सामने से आप देखते हैं तो आपको यहां पर 100 इसकी आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, सामने से इसकी ऊंचाई हो गया और ये आपका ऊंचाई हो गया। और दूसरे में जब आप ऊपर से इसको देखते हैं, इसकी चौड़ाई आपको कितना है, 55 मिलीमीटर आपकी ऊंचाई चौड़ाई हो गई। और यहां पर इसका ये जो आपको यहां पर दिया गया, ये कह सकते हैं इस प्रकार से अगर ये बना हुआ है दोस्त, इस प्रकार से अगर ये आपका कह सकते हैं जैसे सतह में रखा हुआ है, तो ये नीचे का हो गया 90, कितना हो गया, 90 mm। यहां पर देखिए आप 90 mm, यहां पर 90 mm लिखा हुआ है, चलिए वहां पर 90 लिखा है, 99 ही मानकर चलिए, इसको 99 ही मानकर चलिए। ये जो रेशियो दिया गया है, कुल मिलाकर आपको ये जो कंटेनर दिखाया जा रहा है यहां पर वो इसी को दिखाया गया है। ठीक है, दोनों यही चीज दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये समझते हैं दोस्त कि इस तेल से भरे पात्र की जो तली से 40 mm ऊंचाई पर पॉलिश किए गए 2 ब्रॉस, जिसे पीतल के बने हुए हैं, ब्रॉस का मतलब पीतल होता है। ओके, तो 40 mm की ऊंचाई पर पॉलिश किए गए 2 ब्रॉस जो पीतल के हैं, गोले अर्थात इलेक्ट्रोड जिनका व्यास आपको 12.7 mm ये दिया गया है, ये आपके
12.7 से आपका 13 mm तक व्यवस्थित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, जो आप यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपको ये दिखाया गया है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये दो गोले देख रहे हैं, ये आपके ब्रास इसी को कह रहे हैं। तो इसमें जो आपको है, इसमें आपको जो बड़ा करके इसको इस साइड में दिखाया गया, तो आप यहां पर ध्यान से देखें कि इसमें आपका क्या है, ये आपके दो गोले हैं, ये दो आपके गोले हैं, और प्रत्येक गोले का मतलब किसके बने हुए, ब्रॉस के बने हुए, पीतल के। ओके, और इसकी जो आपकी ऊंचाई है कितनी है, तो आपके सामने फ्रंट से जब आप देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो 40 mm ऊपर ये आपके व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, सतह से 40 mm ऊपर। और इसमें क्या किया गया है कि ये दो गोले हैं, ये किसके बने हुए, ये पीतल के बने हुए। इनका व्यास कितना है, इनका व्यास आपको 13 mm याद रखिए, ये आपको 12.7 से 13 mm के बीच आपको यह रहता है, इसका व्यास क्या रहता है, व्यास, रेडियस नहीं, व्यास। ओके, तो यहां पर ये दोनों गोले का है, किसके बने हुए हैं, ये आपके पीतल अर्थात ब्रॉस के बने हुए हैं। कितनी ऊंचाई पर है, 40 mm की ऊंचाई पर लगे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये आपको समझना है कि इसका जो एयर गैप होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। एयर गैप आपका 4 ± 0.2 होता है। 4 ± 0.2 का मतलब है 4 तो आपका फिक्स रहेगा कि उनके दोनों के बीच आपका 4 तो आपका फिक्स है कि इतना तो आपका रहेगा ही, प्लस माइनस 0.2 का मतलब ये है कि 0.2 कम हो सकता है उनके बीच की दूरी, और 0.2 ज्यादा हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब 0.2 से ज्यादा आपका एयर गैप, इससे कम या ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में ये चीज आपको यहां पर बताया। एयर गैप का मतलब दोस्त ये है कि जो आपके दो यहां पर गोले हैं, ये दोनों गोले हैं, गोले का मतलब ये क्या है, ये ब्रॉस के बने हुए, पीतल के आपके बने हुए हैं। इनके बीच में जो एयर गैप है, ये जो आपको यहां पर 4 mm दिखाया गया है, इनके बीच एयर गैप आपका 4 ± 0.2 mm, इससे कम ज्यादा आपका नहीं चाहिए। 4 तो फिक्स है, लेकिन 0.2 कम ज्यादा चलेगा, इससे कम ज्यादा आपका नहीं चलेगा। तो आपको ये क्लियर हुआ कि 4 ± 0.2 mm इनके बीच, दोनों के बीच एयर गैप होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा किससे भरा हुआ है, ये पूरा आपका कंटेनर, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाया गया यही सेम को यहां पर बड़ा किया गया, कुछ अलग यहां पर नहीं है। ये जो आप कंटेनर आप देख रहे हैं, इसी को बड़े में करके आपको दिखाया गया। ये आप समझ रहे हैं नहीं, इसमें पूरे कंटेनर में क्या भरा हुआ है, इस पूरे कंटेनर में आपको, इस पूरे में आपका इंसुलेटिंग ऑयल फिलअप है। ठीक है, इसमें पूरा आपको इंसुलेटिंग ऑयल फिलअप है। तो दोस्तों, जब पूरे में इंसुलेटिंग ऑयल आपका यहां पर फिल है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में जब आप यहां पर सप्लाई, आप एसी सप्लाई देंगे, तो एसी सप्लाई आप कितने देंगे, 25 से 10 हर्ट्ज के मध्य देंगे। उसके बाद ये होगा कि गोलों के मध्य आपको जो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इनके बीच एयर गैप आप फिलर गेज से मापा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर फिलर गेज से इसका एयर गैप आप माप सकते हैं कि इनके बीच एयर गैप कितना है। तेल में डूबे हुए दोनों गोलों के सिरे पर बोल्टता धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अर्थात इसकी बोल्टता 40 kV बोल्टता को लगाते हैं। यदि बोल्टता 40 kV पर 1 मिनट तक स्थिर रखा, इसका मतलब समझिए, हमने सप्लाई को दे दिया, हमने सप्लाई को कहां से, यहां से हमने कनेक्ट कर दिया, सप्लाई दे दिया। जैसे ही आप सप्लाई आप देंगे, तो इस जो आपका कंटेनर में क्या इंसुलेटिंग ऑयल फिलअप है, और ये दोनों जो आप गोले देख रहे हैं, ये दो गोले जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन दो गोलों को ब्रास पीतल से बनाया गया है। ये पूरे एयर में फिलअप है, पूरे मतलब एयर नहीं, इंसुलेटिंग ऑयल में भरे हुए हैं, इनके बीच में है। इनके बीच एयर गैप आपका 4 ± 0.2 mm का एयर गैप है। ओके, होता क्या है, जैसे ही आप सप्लाई देते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जब आपका वोल्टेज 40 kV कर देते हैं, कितना दोस्त, 40 kV है, 40 वोल्ट, 40 kV है। ओके, 40 kV आप जब कर देते हैं, 40 किलो वोल्ट कर देते हैं वोल्टेज, और उस कंडीशन में 40 kV को देते हुए 1 मिनट तक रोका जाता है, 1 मिनट तक रोका जाता था। 40 kV जैसे आप सप्लाई दिए हुए हैं, तो 1 मिनट तक आप रुके रहिए, आपको अब घटाना बढ़ाना नहीं है। तब आप 1 मिनट जब आप स्थिर रखते हैं, उस कंडीशन में जब आप 1 मिनट स्थिर रखते हैं, यदि इस परीक्षण वोल्टता पर तेल आपका भंजित तथा ब्रेक डाउन नहीं होता है, ब्रेक डाउन का मतलब है कि इलेक्ट्रोड के मध्य कोई भी आपका इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत चिंगारी नहीं उत्पन्न होती है, तो इस परीक्षण में सफल या आपको पास कर दिया जाता है, अर्थात आपका जो परीक्षण है वो आपका सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अगर आपका 40 kV की आप पहले आपने एसी सप्लाई दिया, उसमें आपके एसी सप्लाई आपकी क्या होनी चाहिए, 20 से 25 हर्ट्ज के मध्य होनी चाहिए, 20 से 25 हर्ट्ज के मध्य होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट, जब आप 40 kV की सप्लाई, 40 kV 40 किलो वोल्ट की वोल्टता अप्लाई करते हैं,
ठीक है। वोल्टेज को हम रेगुलेटर के माध्यम से जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं और वहां पर जो 40 केवी वोल्टता होने पर अगर 1 मिनट तक रोकने पर, ऐसे रोकने पर आपका अगर जो इंसुलेटिंग ऑयल है ब्रेक डाउन नहीं होता, ब्रेक डाउन का मतलब उसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत चिंगारी नहीं उत्पन्न होती, तो आपका जो परीक्षण है वो सफल माना जाएगा, अर्थात जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है वो आपका बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें और एक कंडीशन ये है कि आपका जो इस कंडीशन में जब आपका भंजित नहीं होता है तो इसी को कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य वोल्टेज। जो आपका इस समय का था जो 40 केवी हुआ, ये आपका क्या हुआ, इस समय आपका 40 केवी जो हुआ वो परावैद्युत सामर्थ्य वोल्टेज हुआ। अब इसमें दोस्त एक कंडीशन ये बनती है कि जो आपकी ठंडी अवस्था है ये लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए। उपरोक्त परीक्षण को जो आपका ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं, इसमें जो आप इंसुलेटिंग ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तेल की जो आपकी विद्युत सामर्थ्य है ताप परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाएगी और ताप बढ़ने से भंजन वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आपका इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका रहेगा, इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर या फिर ताप में परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में आपकी जो भंजन वोल्टेज है वो उसका मान बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए इंसुलेटिंग ऑयल का वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए परीक्षण करते समय। दूसरा पॉइंट, जो आप सप्लाई देंगे वो आपका 25 से 10 हर्ट्ज के मध्य आपकी सप्लाई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो आपका कंटेनर में आपका जो लगता है वो 40 mm की ऊंचाई पर लगता है। कौन? जो आपके पालिश किए गए जो आपके ब्रास पीतल के गोले हैं जो एक एज अ इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। ओके, ये आपके क्या करते हैं, अभी वो चीज़ भी मैं मेंशन करने वाला हूँ, ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। ओके, ये आपके क्या होते हैं, इनके बीच एयर गैप आपका 4 प्लस माइनस आपका 0.2 mm का एयर गैप होता है प्लस माइनस में। ठीक है, 0.2 कम ज़्यादा हो सकता है, 4 प्लस माइनस 0.2 mm एयर गैप होता है। इनके जो इनका दोनों गोलों का कह सकते हैं कि रेडियस नहीं आपका क्या होता है दोस्त, डायमीटर आपका यहाँ पर 13 mm रखा गया है। गोले का डायमीटर 13 mm। ओके, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखा कि इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसमें ये दिया गया है कि जब आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा उस समय आपका यहाँ पर मंजन लिखा है, मंजन नहीं होगा दोस्त, भंजन वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर आपका भंजन वोल्टेज जो होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 33 केवी, मतलब आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 30 आपके इंसुलेटिंग ऑयल का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस टेम्परेचर पर आपको रखना है। इस टेम्परेचर पर आप रखेंगे तो उसका भंजन वोल्टेज जो होगा वो 33 होगा। अगर 40 करेंगे तो भंजन वोल्टेज 35 होगा। टेम्परेचर आपका 50 होगा तो भंजन 36 होगा, 60 होगा तो 37 होगा, 70 होगा तो 38 होगा और 80 होगा तो 39 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भंजन वोल्टेज है वो लगातार आपका क्या रहा है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर के बढ़ने से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भंजन वोल्टेज आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है परावैद्युत हानि। तो बहुत ही आपका छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है, इसमें कहा जाता है दोस्तों जब दो धातु चालकों के बीच कोई विद्युत रोधक पदार्थ स्थित होता है तो वह एज अ संधारित्र की तरह कार्य करता है या संधारित्र का निर्माण होता है। सिंपल सा आपको कैपेसिटर पता है दोस्त, ये आपके कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, मान लीजिए प्लस ये माइनस, इनके बीच आपका कोई इंसुलेटिंग पदार्थ आपका भरा हुआ है। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर आपका फिलअप है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका इंसुलेटर का यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये आपकी दो प्लेट आपकी हो गई, तो दो धातु चालक, ये आपकी दो धातु चालक के रूप में हो गई। इनके बीच कोई विद्युत रोधक पदार्थ, आपने कागज को, जैसे कि आपके घर में कैपेसिटर है दोस्त, वो अलग अलग टाइप के आपके होते हैं कैपेसिटर जो आपके होते हैं। तो आपका जो कैपेसिटर है वो आपका क्या है, एक आपका विद्युत रोधक पदार्थ उसमें कागज के रूप में आपका अंदर देखेंगे फिलअप होता है। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है, जब दो विद्युत रोधक पदार्थ स्थित होता है दो चालकों के मध्य, तो आज यह कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। इस कंडीशन में विद्युत रोधक तेल इस प्रकार की स्थिति प्रदान करता है, जब वोल्टता प्रयुक्त की जाती है तो संधारित्र की भांति कार्य करता है। अब समझिए, जैसे मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो इसमें आपकी दो प्लेट हो गया, एक प्लस एक माइनस, और दोनों के बीच आपका क्या भरा हुआ विद्युत रोधक पदार्थ है। ठीक है। अब यहां पर आपको अगर हम इसमें समझाना चाहें कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आपका यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये चीज आप यहां पर देखिए कि जो आपका एक गोला ये हो गया, एक गोला आपका ये हो गया, इसमें ये दोनों पीतल अर्थात ब्रास के बने हुए हैं, इनके बीच आपका क्या है, एयर गैप है। एयर गैप कितना है, 4 mm का। तो मेरे दोस्त आपका एक ये आपका हो गया है, मतलब मान लीजिए ये दो आपकी प्लेट हो गई, इनके बीच जो एयर गैप है, एयर गैप में आपका क्या है, इसमें इंसुलेटिंग ऑयल आपका परावैद्युत पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है। वो आपका परावैद्युत पदार्थ की, जैसे उसमें कागज आपका फिलअप होता है या कोई अन्य पदार्थ फिलअप होता है, वैसे ही इन दोनों के गोलों
जोड़ों के बीच आपका इंसुलेटिंग ऑयल परावैद्युत पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है इनके बीच में। तो ये क्या करता है, यहां पर परावैद्युत हानि होती है जब आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर चीजों को समझिए, यहां पर आपसे वही चीज कहा जा रहा है दोस्त कि आवेशन व विसर्जन की क्रिया होती है। जब आप सप्लाई देते हैं तो उनके बीच जो आपका होता है आवेशन और विसर्जन की क्रिया होती है। यह स्थित विद्युत रोधक तेल आपका डाई इलेक्ट्रिक बोले तो परावैद्युत पदार्थ की तरह भांति उसी की तरह आपका व्यवहार करता है। इसमें यह भी कहा रहा है दोस्तों कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अर्थात अप्लाइड वोल्टेज जो आपका V है वो 90 डिग्री विद्युत धारा की स्थिति न प्रदान करके वो 90 माइनस डेल्टा से अग्रगामी धारा की दिशा प्रदान करता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए हमें करना चाहिए 90 डिग्री जब आप अप्लाई कर रहे हैं जो वोल्टेज, वो आपकी विद्युत धारा है वो 90 डिग्री क्या होनी चाहिए, वोल्टेज से 90 डिग्री आपकी लीड करनी चाहिए, अर्थात अग्रगामी होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो धारा है वो आपकी इस समय 90 माइनस डेल्टा डिग्री क्या कर रही है, 90 माइनस डेल्टा, 90 डिग्री माइनस डेल्टा, ये आपकी लीड कर रही है। मतलब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो ऐसी धारा की स्थिति क्यों हो रही, तो इसलिए ये कहा गया कि आपका जो डेल्टा है एक छोटा सा कोण है जो कि आपका साइन डेल्टा इक्वल टू इसको लिखा गया tan डेल्टा। ऐसा क्यों है, अभी मैं ये चीज भी क्लियर करता हूं। इस स्थिति में यहां पर विद्युत हानि का कारण है जिससे निवेश ऊर्जा का अपव्यय होगा और ऊर्जा के रूप में आपकी क्या होगी, ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आपकी विसर्जित होगी। देखा पॉइंट आप समझिए, यहां पर पॉइंट को देखिए, दो आपके क्या हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रोड आपके हैं ये इसको क्या हो गए, ये दोनों आपके गोले इलेक्ट्रोड हो गए। बीच में आपकी इस प्रकार से यहां पर क्या है, इंसुलेटिंग ऑयल पूरे में फिलअप है। तो बीच में जो एयर गैप इसमें इंसुलेटिंग ऑयल है ये आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह कार्य कर रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आवेशन और विसर्जन की क्रिया है इनके बीच होती है। तो आवेशन विसर्जन की क्रिया में आपको रूल क्या पता है कि जो आपका वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक आपकी परावैद्युत हानि के कारण ये आपका लीड 90 माइनस डेल्टा करता है, ना कि 90, मतलब कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में किस लिए हो रहा है कि इनके बीच परावैद्युत हानि हो रही है और जो आपकी एनर्जी है वो आपकी ऊष्मा जो इसकी बन रही है वो ऊर्जा के रूप में विसर्जित हो रही है। तो यहां पर लॉस हो रहा है। क्यों, आपका भाई इंसुलेटिंग ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी के कारण ये सारा प्रोसेस होता है। ओके, अब देखिए दोस्त, आपको परावैद्युत हानि का फार्मूला बिल्कुल क्लियर पता होगा कि अगर वोल्टेज और करंट है तो उस कंडीशन में फार्मूला आपका होता है P बराबर VI cos फाई। क्या होता है दोस्त, P बराबर VI cos फाई आपका फार्मूला होता है पावर लॉस का। अगर आप देखेंगे तो यही होता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका cos फाई या फिर हम cos डेल्टा जो यहां पर लिख रहे हैं, पहले ये आपका 90 डिग्री अग्रगामी होना था तो यहां पर हम cos 90 लिखते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये 90 माइनस डेल्टा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, लॉस के कारण हो रहा है। तो यहां पर जो 90 डिग्री इसको लीड करना था वो 90 माइनस डेल्टा करता है, इसलिए आप लिखेंगे VI cos 90 माइनस डेल्टा। क्या लिखेंगे, 90 माइनस डेल्टा, जैसे कि यहां पर आपको लिखा गया P बराबर cos 90 माइनस। क्यों लिखा गया दोस्त, लॉस हो रहा है इसलिए 90 माइनस डेल्टा ये आपका लीड कर रहा है, जो कि इसको 90 डिग्री करना था, 90 डिग्री करना था, बट लॉस के कारण 90 माइनस डेल्टा हो रहा है। अब इस कंडीशन में ये आपका cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, P बराबर VI साइन डेल्टा हो जाएगा, P बराबर VI साइन डेल्टा। लेकिन यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका डेल्टा का मान है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम साइन डेल्टा को tan डेल्टा लिख देते हैं। कैसे, आप ये समझिए कि दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन की जगह पर tan क्यों लिखा गया, साइन की जगह पर tan कैसे लिखा गया। अगर आप साइन 30 का मान देखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। और आप यहां पर tan 30 का मान देखेंगे तो कितना होगा, √3/2 होगा, √3/2 होगा। इसी प्रकार आप आगे अगर मान को देखते जाएंगे, साइन 60 का देखेंगे, फिर साइन 45। आप सिंपल यहां पर देखिए, अगर आप साइन 90 का मान देखते हैं तो साइन 90 का मान क्या होता है और tan 90 का मान क्या होता है। भाई साइन 90 की अगर बात करें तो इसका मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान इनफाइनाइट होता है। मतलब ये बहुत छोटा आपका मान है साइन डेल्टा का मान बहुत छोटा है, उस पर साइन डेल्टा लेंगे तो वो आपका एक प्रकार से बहुत छोटा है। तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा मान लेने के लिए हम tan डेल्टा कर रहे हैं, क्योंकि उसका छोटा सा भी एंगल आपको बहुत बड़ा मान आपको देता है tan में, ठीक है, किसकी तुलना में, साइन की तुलना में। इसलिए यहां पर आप ले रहे हैं P बराबर साइन डेल्टा और साइन डेल्टा P बराबर tan डेल्टा। tan में आपका जो डेल्टा है वो आपका लॉस एंगल होता है। क्या होता है, वो आपका लॉस एंगल होता है। और जो tan डेल्टा है उसे कहते हैं डेसिपेशन फैक्टर, बोले तो विसर्जन गुणांक।
कितनी आपकी एनर्जी यहाँ पे से डेसिपेट हो रही है, विसर्जित हो रही, उसी को ये आपका एंगल दर्शाता है। ये आपका होता है tan डेल्टा इक्वल टू, तो P बराबर वी आई tan डेल्टा। ठीक है, ये किसका फार्मूला हुआ? ये आपके पावर लॉस जो इसमें से हो रहा है, इलेक्ट्रिक लॉसेस आपकी यहां पर से हो रही है, ठीक है, इसमें परावैद्युत हानि जो लगातार हो रही है उसको दर्शा रहा है। तो आपको फार्मूला सदैव ध्यान रखना है। देखिए सिंपल आपको फार्मूला पता है कि P बराबर वी आई साइन फाई, P बराबर वी आई क्या होता है, कॉस फाई आपका होता है। ये फार्मूला आपको लॉस का पता है, लेकिन ध्यान रहे जब आपको डेसिपेशन फैक्टर की बात करें, अर्थात यहां पर आपसे जब परावैद्युत हानि की बात करें, तो उस कंडीशन में इंसुलेटिंग ऑयल की परावैद्युत हानि का फार्मूला आपका याद रखना चाहिए, P बराबर वी आई tan डेल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? tan डेल्टा होता है, वहां पर tan होगा ना कि cos होगा, क्योंकि आप गलती कर जाएंगे उसमें। tan डेल्टा होता है, और डेल्टा आपको हमने बताया ये लॉस एंगल होता है, कितना आपका लॉस हुआ उस चीज को दर्शा रहा है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, चीजें आपको समझ में आएंगी। मैंने पूरी दोस्त कोशिश की एक एक पॉइंट को आपको समझाने का। वीडियो आपको यहां तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपने इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए, आप हमसे बात कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।